नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव हमने पढ़ लिया था। क्या होता है कि अगर अपने पास कोई दो आवेश, उन दोनों आवेशों का जो मान है वो कैसा है, समान है, लेकिन प्रकृति कैसी है, विपरीत है। यानी कि अगर एक प्लस का होगा तो दूसरा कैसा होगा, माइनस का होगा। और जो ऐसी स्थिति होती है कि जब दो समान तो परिमाण के लेकिन विपरीत प्रकृति के जो आवेश हैं वो एक दूसरे के पास पास स्थित हो, एक दूसरे के निकट स्थित हो, तो ऐसा जो युग्म बनता है वो क्या कहलाता है बेटा, ऐसा युग्म अपना विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। कि ऐसा युग्म जिसमें दो समान तो परिमाण के लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं और जो एक दूसरे के कैसे होते हैं, पास पास अति निकट स्थित होते हैं। इसके बाद हमने द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए हमने क्या किया था, फॉर्मूला निकाला था। वो क्या था, P बराबर Q इंटू में 2D। मतलब एक आवेश और द्विध्रुव के आवेशों के बीच की जो दूरी होती है, इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसके बाद हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित बिंदु पर क्या निकाली थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उस पर जो तीव्रता निकल कर आई थी वो क्या थी, वो थी Kp अपॉन में आर क्यूब, 2Kp अपॉन में आर क्यूब। किस पर निकली थी तीव्रता, तो ये अक्ष पर निकली थी। इसके बाद हमने निकाली थी निरक्ष पर स्थित कोई बिंदु है तो निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और निरक्ष पर जब कोई बिंदु स्थित होता है तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आई थी अपने पास, तो बेटा वो आई थी Kp अपॉन में आर क्यूब। ये अक्ष पर आई थी और ये कहां पे आई थी, निरक्ष पर स्थित बिंदु पर आई थी। इन दोनों में जो संबंध निकला था वो क्या था कि अक्ष पर जो तीव्रता होती है वो निरक्ष की कितनी गुणी होती है, 2 गुणी होती है। यानी अगर विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर जो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वो जो निरक्ष पर स्थित बिंदु है उसकी तुलना में कैसी होती है, 2 गुनी होती है। या कह दो कि अक्ष की जो वो निरक्ष की जो तीव्रता होती है, निरक्ष पर स्थित बिंदु पर जो तीव्रता हमें प्राप्त होती है वो अक्ष पर जो हमें तीव्रता प्राप्त होती है उसकी कितनी होती है, आधी होती है। इतना हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। बड़ा आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, तो आज का टॉपिक है कि अपने पास कोई समविद्युत क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, समविद्युत क्षेत्र है। इस समविद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, कोई विद्युत द्विध्रुव इस समविद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है जिस पर बल और बल आघूर्ण लगता है, हमें उनका मान निकालना है। मतलब आज की जो अपनी हेडिंग होगी वो क्या होगी, तो वो हो गई समविद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल व बल कि समविद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर कितना बल लगता है और कितना क्या लगता है, बल आघूर्ण लगता है। ये आज का अपना टॉपिक है। देखो बेटा, हम सबसे पहले बात करते हैं एक समविद्युत क्षेत्र की। समविद्युत क्षेत्र के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। क्या होता है समविद्युत क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है वो कैसा होता है, एक समान होता है, एक जैसा होता है। या कहो कि एक ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है, क्या कहलाएगा, समविद्युत क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर ये एक समविद्युत क्षेत्र दर्शाया गया है जिसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E होगी। ठीक है। इस समविद्युत क्षेत्र के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, वो भी कितने कोण पर स्थित है, थीटा कोण। थीटा कोण पर क्या स्थित है बेटा,
एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है जिसका ये हो गया बिंदु ए और ये हो गया बिंदु बी। ठीक, विद्युत द्विध्रुव ए बी स्थित है और बेटा विद्युत द्विध्रुव जो होता है उसकी लंबाई हम कितनी मानते हैं 2d, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, हो गया। ये एक विद्युत द्विध्रुव है जो समविद्युत क्षेत्र में स्थित है जिसकी लंबाई कितनी है 2d, माना इसका जो बिंदु ए है इस पर -q आवेश स्थित है। कितना आवेश स्थित है, ए पर -q, तो बी पर कितना होगा प्लस का q आवेश। अब बन गया विद्युत द्विध्रुव जिसके बिंदु ए पर -q आवेश स्थित और पी पर कैसा है +q आवेश स्थित है। ये एक विद्युत द्विध्रुव हो गया। ये विद्युत द्विध्रुव किसमें है, समविद्युत क्षेत्र ई में क्या है स्थित है। मतलब ये विद्युत द्विध्रुव इस समविद्युत क्षेत्र ई के अंदर स्थित है और वो भी कितने कोण पर है, थीटा कोण। देखो बेटा ये आवेश है q प्लस का और ये कैसा है माइनस का q है। और समविद्युत क्षेत्र जो होता है या विद्युत क्षेत्र जो भी होगा उसमें जब भी हम किसी आवेश को लेकर जाएंगे तो वो आवेश किसका अनुभव करता है, विद्युत बल का अनुभव करता है। यानी कि ये वाला आवेश भी विद्युत क्षेत्र में बल का अनुभव करेगा और ये भी करेगा। बेटा देखो समविद्युत क्षेत्र में जो विद्युत बल लगता है, विद्युत बल उसका फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत बल बराबर क्या होता है QE। ये लगता है समविद्युत क्षेत्र में विद्युत बल। अब देखो यहाँ पर आवेश प्लस का है तो भाई इस दिशा में लग गया, ई की दिशा में क्या लगा QE बल लग गया। कैसा बल लगा ये QE प्लस का। बिंदु ए पर देखो आवेश कैसा है माइनस का, इसका मतलब देखो बल तो लगेगा QE, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, लेकिन दिशा कैसी होगी विपरीत, क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है माइनस। तो बेटा विपरीत दिशा क्यों हुई, क्योंकि बल कैसी राशि होती है हमेशा एक सदिश राशि होती है। तो यहाँ पर बल एक सदिश राशि है और सदिश राशि पे जब आगे माइनस का निशान लगा हो इसका मतलब दिशा कैसी होती है विपरीत होती है। तो यहाँ पर जो बल लगा है और यहाँ पर जो बल लगा है दोनों का परिमाण देखो QE प्लस का और QE कैसा है माइनस का, दोनों परिमाण में कैसे है समान, लेकिन दिशा देखो एक इस तरफ है तो दूसरा इस तरफ, मतलब दिशा दोनों की ये आगे की तरफ जा रहा है और ये कहा जा रहा है पीछे की तरफ, मतलब दोनों की दिशा कैसी है विपरीत है। तो अगर हम यहाँ पर कुल बल निकालेंगे तो एक प्लस का और दूसरा माइनस का क्या होगा, देखो समविद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल कितना हो जाएगा बेटा 0। क्यों, क्योंकि ये वाला प्लस का होगा और ये वाला कैसा होगा माइनस का, और जब दोनों को जोड़ोगे तो QE और माइनस में QE बराबर कितना हो गया 0। यानी कि समविद्युत क्षेत्र में जो विद्युत द्विध्रुव है इस पर कुल बल कितना लगता है 0 लगता है। लेकिन अगर बात करते हैं देखो ये वाला प्लस का है ये आगे की तरफ इसको खींचेगा, ये माइनस का है ये पीछे की तरफ इसको खींचेगा, मतलब यहाँ पर एक बल युग्म कार्य करता है, बल नहीं लगता एक बल युग्म कार्य करता है, एक प्लस का बल लगता है और एक माइनस का बल लगता है। इस बल युग्म के कारण समविद्युत जो क्षेत्र होता है अपने पास, इस समविद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण लगता है। क्या लगता है बेटा, एक बल आघूर्ण लगता है समविद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर। देखो बल आघूर्ण वो लगेगा यहाँ पर, तो देखो ये इसको आगे खींचेगा और इसको पीछे, ये सीधा हो जाएगा, फिर ये बल थोड़ा टेढ़ा लगेगा, फिर ये इसको पीछे खींचेगा और आगे, मतलब ये फिर टेढ़ा होगा फिर घूमेगा, मतलब इस प्रकार से इसके अंदर क्या करने लग जाएगा घूमने लग जाएगा। इसके अंदर ये विद्युत द्विध्रुव समविद्युत क्षेत्र के अंदर घूर्णन गति करने लगेगा और घूर्णन गति में हमेशा कौन क्या लगता है बल आघूर्ण लगता है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं लंब डालता हूँ, बी से मैंने एक लंब डाल दिया इस वाली भुजा पर, तो ये मेरा एक लंब हो गया, ये हमारा बिंदु है सी, ये हो गया लंब। अब देखो क्या करोगे, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला
बल आघूर्ण क्या होगा बेटा, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा वो बल आघूर्ण को किससे लिखते हैं, टो से लिखते हैं। पढ़ा है हमने पिछली क्लास में 11वीं में कि बल आघूर्ण को किससे प्रदर्शित किया जाता है, टो से। फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा बल की क्रिया रेखा की दिशा में लंबवत दूरी, ये होता है बल आघूर्ण का फॉर्मूला। तो देखो बल अपने पास यहां पर कितने हैं, ये प्लस का QE है और ये माइनस का QE है, लेकिन हमें क्या लेना है, परिमाण लेना है। परिमाण हमेशा कैसा होगा, प्लस का। यहाँ पर जो मान आएगा वो क्या आएगा, तो अपने पास आया बल को हमने F से लिखा है फिलहाल, बल की क्रिया रेखा की दिशा में लंबवत दूरी। बेटा ये बल इस तरफ लग रहा है, देखो इसकी दिशा ये है, तो इससे लंबवत दूरी ये होगी। ये बल ऐसे लग रहा है देखो, और इसकी लंबवत दूरी पीछे की तरफ क्या होगी, ये होगी, हो गई। तो यहाँ पर क्या आएगी, बल की क्रिया रेखा की दिशा में लंबवत दूरी होगी, आगे लंबवत दूरी। ये बल ऐसे है, लंबवत दूरी नीचे की तरफ, हो गया लंब उस पर। F का मान अपने पास है, कितना है, QE, जो हम प्लस का लेंगे। अब बात करते हैं BC का मान हमें इससे क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो बेटा क्या करो, देखो शुरुआत में हम फिलहाल F का मान रखते हैं, तो क्या आएगा, टो बराबर QE इंटू में BC। इक्वेशन नंबर इसको दे दो 1, हो गया। अब अपने पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में A B और C, इसमें बेटा साइन थीटा लगा दो। क्या लगा दो, साइन थीटा। क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। देखो लंब काट पे ये तो आधार है, जिस पर कोण बनता है वो आधार, ये आधार, ये बच गया लंब और ये बच गया कर्ण। तो यहां पर क्या आएगा, लंब का मान देखो कितना है, BC, और कर्ण का मान कितना है, AB का मतलब ये दूरी कितनी है, 2D। तो ये आ गया BC अपोन में 2D, यानी कि यहां से BC का जो मान आया वो कितना है, तो वो है 2D साइन थीटा। ये किसका मान आ गया, BC का मान आ गया 2D साइन थीटा। बेटा BC का जो मान है 2D साइन थीटा, ये समीकरण 1 में रखो। देखो जब हम BC का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, यहां से आएगा समीकरण 1 में मान रखने, रखो समीकरण 1 में मान, क्या आएगा, ये आएगा टो बराबर QE इंटू में 2D साइन थीटा। हम जानते हैं बेटा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर किसके होता है, Q इंटू में 2, ये रहा Q और ये रहा 2D, दोनों का गुणा किसके बराबर होगा, P के। तो यहां से मान आ गया T तो बराबर PE साइन थीटा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये बलागुण का फॉर्मूला आ गया अपने पास। और ये बलागुण कहां पर लगेगा, तो ये बलागुण विद्युत द्विध्रुव पर लगेगा। कब लगेगा, जब वो कहां पर स्थित हो, समविद्युत क्षेत्र में स्थित हो। मतलब ये जो फॉर्मूला हमने यहां से निकाला है, ये फॉर्मूला किसका हो गया, बलागुण का हो गया। और ये बलागुण कहां पर लगता है, विद्युत द्विध्रुव पर लगता है। और वो कब लगता है, जब वो कहां पर स्थित हो, समविद्युत क्षेत्र में। अब इसके लिए देखो हम कंडीशन लगाएंगे। बेटा कंडीशन हमने पहले भी लगाई कि जब अपने पास थीटा आता है, तो थीटा की कितनी कंडीशन लगाते हैं, 3। थीटा बराबर 0, 90 और 180। तो यहां पर हम कंडीशन लगाएंगे। पहली कंडीशन क्या होगी, यदि थीटा बराबर कितना हो, 0 डिग्री हो। दूसरी कौन सी आएगी, थीटा बराबर कितना हो, 90 डिग्री हो। तीसरी क्या आएगी, जब थीटा बराबर कितना हो, 180 डिग्री हो। तो पहली कंडीशन देखो, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, थीटा का मान कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। और जब थीटा 0 डिग्री होगा तो समीकरण 2 से मान रख दो यहां पर। समीकरण 2 से क्या आएगा बेटा, यह आ गया टो बराबर PE साइन 0। और साइन 0 का मान कितना होता है, तो साइन 0 का मान भी 0 होता है। तो यहां पर वैल्यू आ गई 0। बेटा ये जो बलागुण का मान 0 आया है,
ये विद्युत द्विध्रुव की कौन सी अवस्था होती है? स्थायी संतुलन अवस्था। कौन सी होती है? स्थायी संतुलन अवस्था। यानी कि जब तो बराबर 0 आता है, बल आघूर्ण का मान 0 हमें प्राप्त होता है। कब? यदि थीटा का मान 0 है तो ऐसी स्थिति में जो द्विध्रुव होता है, विद्युत द्विध्रुव, वो कौन सी अवस्था में होता है? वो स्थायी संतुलन अवस्था में होता है। अब आगे देखो, दूसरी जो कंडीशन यहां पर लगेगी वो होगी यदि थीटा बराबर कितना हो? यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो थीटा का मान इस बार कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। और कहां से मान रखोगे? समीकरण नंबर 2 से। जब समीकरण 2 से यहां पर मान रखा जाएगा तो देखो अपने पास क्या आएगा? यहां पे आएगा टो बराबर पीई साइन 90 डिग्री। और साइन 90 का जो मान होता है वो कितना होता है? तो साइन 90 का मान होता है 1। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ये आ गया टो बराबर पीई। और बेटा ये इसका कैसा मान होता है? तो ये इसका अधिकतम मान होता है। यानी कि बल आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव का जो होता है वो थीटा बराबर 90 डिग्री पर कैसा होगा? हमें अधिकतम प्राप्त होगा। अब देखो इसकी तीसरी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी? वो होगी यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो। यानी कि थीटा का मान कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। और ये मान वापस कौन से समीकरण में रखोगे? समीकरण 2 से। क्या आएगा? तो बराबर आ गया पीई साइन 180 डिग्री। बेटा साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 180 का मान वापस कितना होता है? 0। यानी कि ये वापस कितना आ गया? 0। देखो थीटा बराबर 0 पर भी टो बराबर 0 था और थीटा बराबर 180 डिग्री पर भी टो बराबर कितना है? 0। ये कौन सी अवस्था थी? स्थायी संतुलन अवस्था। तो ये कौन सी होगी बेटा? ये होती है अस्थायी संतुलन अवस्था। यानी कि ये विद्युत द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन अवस्था है। आया समझ में कि जब थीटा बराबर 0 होगा तो विद्युत जो द्विध्रुव है वो स्थायी संतुलन अवस्था में होगा। और जब थीटा बराबर 180 डिग्री होगा तो जो विद्युत द्विध्रुव है वो कौन सी में होगा? अस्थायी संतुलन अवस्था में। ये बेटा अपना एक टॉपिक हो गया पूरा सम विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल है बल आघूर्ण। ये एक हो गया। मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी सम विद्युत क्षेत्र की बात की जाएगी और उसमें बल आघूर्ण लगता है किस पर? विद्युत द्विध्रुव पर। तो उस बल आघूर्ण के कारण जो द्विध्रुव है वो चक्कर लगाने लग जाएगा। कहां पर चक्कर लगाएगा? सम विद्युत क्षेत्र के अंदर। मतलब वो उसके अंदर घूमने लग जाएगा। तो घूमने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा? उसको काम करना पड़ेगा। अब हम वो काम निकालेंगे। तो अगली जो अपनी हेडिंग है वो क्या आएगी? वो आएगी सम विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने को घुमाने में किया गया कार्य। ये अपनी अगली हेडिंग हो गई आज की कि सम विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखो जो अगली हेडिंग है वो क्या है? वो है सम विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये हमें निकालना है। ये आज की अपनी अगली हेडिंग होगी। अभी जो हमने निकाला है वो क्या निकाला है? तो अभी हमने निकाला है सम विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो क्या निकाला है? अभी हमने निकाला है सम विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। क्या हो जाएगा बेटा? बल आघूर्ण बराबर क्या आएगा? तो यहां पर मान आएगा टो बराबर पीई साइन थीटा। ये हमने अभी निकाला है पिछले वाले डेरिवेशन में कि जब भी सम विद्युत क्षेत्र की हम बात करते हैं तो सम विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत द्विध्रुव है अपने पास
उस पर जितना बल आघूर्ण लगता है वो कितना होता है, तो होता है टो बराबर पी साइन थीटा। निकाल दिया मान। अब देखो यहां पर क्या आएगा अपने पास, समविद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा पर विस्थापित करने में किया गया कार्य। कितना कोण है बेटा, अल्प कोण है, वो कितना है डी थीटा। देखो कोण पर विस्थापन हो रहा है, इसका मतलब कार्य कैसा होगा, गुणन गति का कार्य होगा। और अल्प कोण है तो कार्य भी कैसा होगा, अल्प बेटा किससे लिख दिया, डी डब्ल्यू से। तो अल्प कार्य क्या हो गया, डी डब्ल्यू बराबर क्या आएगा, देखो घूर्णन गति की बात हो रही है। मैंने आपको पिछली क्लास जो अपनी हुई थी 11th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि देखो जब भी रेखीय गति का काम आता है तो क्या यूज में आता है, बल। लेकिन जब रेखीय गति किसमें परिवर्तित हो जाती है, घूर्णन गति में परिवर्तित हो जाती है, तो बल के स्थान पर क्या काम आता है, बल आघूर्ण। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। यहां पर घूर्णन गति की बात हो रही है तो क्या आएगा, ये आएगा बल आघूर्ण। और जब घूर्णन गति है तो विस्थापन भी कौन सा होगा, कोणीय विस्थापन। ये हो गया कार्य का फॉर्मूला, क्या आया, बल आघूर्ण गुणा में कोणीय विस्थापन। यहां पर बेटा मान रखो तो देखो डी डब्ल्यू बराबर बल आघूर्ण कितना है, तो ये है पीई साइन थीटा, और इनटू में कोणीय विस्थापन कितना है, डी थीटा। अल्प कोण के लिए ये मान कैसा आ गया, अल्प आ गया। हमें कुल कार्य निकालना है। देखो बेटा जब हमारे पास अल्प दिया हो और हमें कुल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। अल्प की सहायता से कुल हमेशा कब निकलेगा, जब हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो यहां पर क्या करोगे, आता है विद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक, कहां से कहां तक घुमा रहे हम, थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। कहां से कहां तक घुमा रहे बेटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। अल्प कार्य हमें दिया पता है और हमें कुल निकालना है। कुल के लिए क्या करोगे, समाकलन कर दो, क्या आएगा, ये आ गया डी डब्ल्यू। इस तरफ करोगे तो क्या आएगा, पीई साइन थीटा डी थीटा। लिमिट क्या आएगी, कहां से कहां तक घुमा रहे हो, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमा रहे हो। आगे बेटा इसको आगे सोल्व करते, देखो डी डब्ल्यू का समाकलन क्या होगा, पढ़ रहे हैं हम डेली। dx का x होता है, dy का y होता है, तो डी डब्ल्यू का क्या होगा, w हो गया। तो w बराबर आगे देखो क्या आएगा, ये आ गया थीटा 1 से थीटा 2 पीई साइन थीटा डी थीटा। बेटा किसके सापेक्ष समाकलन है, थीटा के सापेक्ष, तो पीई नियत होगा, इसको बाहर निकाल दो, क्या आएगा, पीई आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, तो ये बचा थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, तो साइन जो थीटा होता है इसका समाकलन हमेशा होता है माइनस कोस थीटा। लगा दो यहां पर, क्या आएगा, पीई अंदर हो गया माइनस कोस थीटा, लिमिट क्या है, थीटा 1 से थीटा। बड़ा माइनस है, इस माइनस को बाहर निकाल दो तो क्या आएगा अपने पास, ये आ गया माइनस पीई। अंदर क्या बचा है देखो, तो अंदर अपने पास बचा कोस थीटा, लिमिट क्या है, थीटा 1 से थीटा। लिमिट रखोगे, पहले कौन सी लिमिट आएगी, अपर लिमिट, फिर माइनस का निशान, फिर कौन सी लिमिट आएगी, लोअर लिमिट। तो क्या आएगा यहां पर मान आएगा जो अपने पास, तो ये आया डब्ल्यू बराबर माइनस पीई। पहले अपर लिमिट कितनी आएगी, कोस थीटा 2, फिर किसका निशान, माइनस का निशान लगा दो, फिर कौन सी लिमिट आएगी, लोअर लिमिट कितनी है, थीटा 1। बेटा माइनस बाहर गुणा इसको अंदर कर दो,
जब माइनस अंदर गुणा होगा तो प्लस वाला तो माइनस हो जाएगा और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि अपने पास मान क्या आएगा, ये आ गया W बराबर PE माइनस कोस थीटा 2 और प्लस में कोस थीटा 1 आ गया मान। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अपने पास यहां पर मान क्या आया, तो ये आया W बराबर PE माइनस कोस थीटा 2 प्लस कोस थीटा 1। बेटा प्लस को आगे लिख लो और माइनस को कहां लिख लो, पीछे लिख लो। तो देखो क्या आएगा, जब हम प्लस आगे करेंगे और माइनस पीछे करेंगे तो जो मान अपने पास आएगा वो मान देखो क्या आएगा, करो इसको। तो यहां पर आ गया देखो W बराबर PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ओके, अब यहां पर हम एक कंडीशन लगाते हैं और वो कंडीशन क्या है, विद्युत द्विध्रुव को जीरो डिग्री से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। कहां से कहां तक घुमा रहे बेटा, 0 डिग्री से थीटा कोण तक। यानी कि थीटा 1 बराबर कितना हो गया, 0, यहां से चला, और थीटा 2 बराबर कितना हो गया, थीटा। इसको दे दो अब समीकरण नंबर 2। मान रखो, ये मान कौन से समीकरण में रखोगे, समीकरण 2 में मान रखने पर। रखो बेटा, 2 में मान क्या आएगा अपने पास, तो ये आया W बराबर PE कोस 0 माइनस कोस थीटा। बेटा कोस 0 का मान कितना होता है, तो कोस 0 का मान होता है 1, तो यहां पर मान आ गया 1 माइनस कोस थीटा। और ये फॉर्मूला किसका होता है, समविद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को 0 से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। ये फॉर्मूला क्या था कि समविद्युत जो अपने पास क्षेत्र है उसमें विद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य था। और ये कोण कितना है, 0 से थीटा तक। बेटा ये अपना ये टॉपिक भी पूरा हो गया। इसके बाद अपने 2 टॉपिक बचते हैं इस यूनिट के, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा।